क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों को यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको मैं बता देता हूं कि ये जो वीडियो है परीक्षा से पहले यह हिंदी का अंतिम बार है और जितने क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वह 100% की गारंटी के साथ किसी में से आएगा। यह आपको मैं बता दूं कि जितना से ज्यादा इस मैटर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और मैं बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे, जो चीजें बताई जाएगी, वह 100% गारंटी के साथ वो चीजें आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। जब कल जाएंगे आप पेपर देने तो उसको देखना मत भूलिए एकदम। आप नोट बनाए या ना बनाए, लेकिन जो भी मैटर है इस मैटर को देखिए और उन नियमों का आप पालन पेपर में जरूर करिएगा। और एकदम बिल्कुल आज मैं सबसे पहले जो हिंदी है उस हिंदी में मैं व्याकरण को लेकर के सबसे पहले चलता हूँ। व्याकरण के साथ चलते हैं और ये क्लास में पूरा ये जो है हिंदी का मैटर खल्लास है। व्याकरण में सबसे पहले आप जानिएगा, आपके पेपर में आएगा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के बारे में आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आएगा। तो एक बात मैं बता दूं कि यह दोनों ना, कोई पूछे कि उपसर्ग आपसे पेपर में पूछ सकता है कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश है। उपसर्ग एक प्रकार का क्या है? शब्दांश है, ठीक है। और उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ लगता है? आगे। यह जो होगा शब्द के आगे लगेगा और प्रत्यय शब्द के कहाँ लगेगा? पीछे। तो कहने का मतलब है कि अब सवाल आपसे क्या पूछेगा? सवाल ये पूछेगा अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है, बी उपसर्ग से बना शब्द क्या है। ये उपसर्ग है, ये क्या है भाई? उपसर्ग है। ये पूछेगा आपसे कि बताइए अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है, बी उपसर्ग से, अप उपसर्ग से, अधि उपसर्ग से, ठीक है। उसके बाद अप हो गया है ना। उसके बाद सु जो है, सु से बनाइए, अ से बनाइए, आ से बनाइए, ई से बनाइए, यथा से बनाइए। सीधी सी बात है, जिससे पूछेगा उससे बना शब्द कौन सा है उपसर्ग से, तो आप जवाब देंगे। जैसे अनुसार होगा, अनुसार दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अनुमान होगा, अनुमान। उसके बाद विकार होगा, विकार होगा, विकार हो जाएगा। उसके बाद विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विशेष। अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अधिकार हो जाएगा, यहाँ पे अधिकार होगा, अध्यक्ष होगा। जब इसको तोड़ेंगे यण संधि के अंतर्गत तो ये कहानी होगी। सुकुमार हो सकता है, ठीक है, सुकुमार होगा। सुमार्ग हो सकता है, क्या होगा? सुमार्ग होगा। अ से अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसी से अधातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधातु। ये आ से जो होगा बाबू आजीवन हो सकता है, आ से आमरण हो सकता है। और ये यथा से यथा शक्ति, यथा शक्ति हो सकता है, या यथा संभव हो सकता है, यथा संभव, यथा संभव। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये शब्द देंगे या तो अनु देगा, बोलेगा अनु शब्द से बना, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या, तो ये देखने को आपको ऐसे विकल्प मिलेंगे, आगे देखने को मिलेगा आगे। अब एक शब्द और आपसे पूछ देगा, अनुसार में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। सुकुमार में कौन सा? सु। अशुद्ध में क्या है? अ। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आ। और आपका यथा शक्ति में कौन सा उपसर्ग है? यथा। ये हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, समझ में आना भी चाहिए। बात कर लेते हैं प्रत्यय का। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछ सकता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जब कितने प्रकार का पूछे तो प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक होता है कृदंत प्रत्यय, क्या होता है भैया? कृदंत प्रत्यय। और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में क्रिया के अंत में लगता है और तद्धित प्रत्यय जो होगा संज्ञा का और सर्वनाम का और विशेषण का, और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण का लगेगा तो तद्धित है, और जब कृदंत माने क्रिया के अंत में लगेगा तो कृदंत प्रत्यय। और पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार का, तो जवाब दो प्रकार का। जैसे आपसे देगा, जैसे दे देगा वट, क्या दे देगा भैया? वट। तो ये जैसे देखेंगे सजावट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पन दे देगा बचपन, क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। बड़ी दे देगा तो जवानी हो जाएगा, जवानी। इसमें अंत में आएगा प्रत्यय का, मैं बताया कि कहाँ लगेगा? पीछे। ये वट हो गया, वट हो गया, ठीक है। ये वट होता है चाहे आवट होता है, ठीक है। ये एक होता है आहट, आहट होता है या हट होता है। तो यदि ये दोनों विकल्प में देंगे तो आहट को सही करता है। जैसे घबराहट, घबराहट,
हट, ये होगा घबराहट। लेकिन विकल्प में केवल हट देगा तो हट सही है, और केवल आहट देगा तो आहट सही है। लेकिन आहट धन हट दिया है तो ये आहट को ही सही करेंगे, घबराहट। जैसे दिया है आस देगा, क्या देगा बाबू, आस, तो ये हो जाएगा मिठास, क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका वट दे दिया, पन दे दिया, ई दिया, आस दिया, अगर त्व देता है तो ममत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ममत्व। उसके बाद हो जाएगा महत्व, क्या हो जाएगा, महत्व। उसके बाद हो जाएगा बंधुत्व, ठीक। अगर इक दिया होगा तो सांसारिक, सांसारिक ये हो जाएगा सांसारिक। कहने का मतलब क्या है, अंत में जब लगेगा ये सब तो प्रत्यय है, और आगे लगेगा तो उपसर्ग है। हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। पेपर में आ जाएगा कि उपसर्ग एक प्रकार का क्या है, शब्दांश, वर्णांश, वाक्यांश, तो जवाब होगा शब्दांश। कोई पूछेगा उपसर्ग कहाँ लगता है तो आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है पीछे। कोई पूछे प्रत्यय कितने प्रकार के तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 देंगे तो 2 को सही करेगा, ठीक। पूछ देगा कि क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है, क्रिया के अंत में जब प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, कृदंत। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगेगा तो तद्दत। जैसे दे देगा वट से या आवट से बना, आवट प्रत्यय से बना शब्द क्या, तो सजावट हो सकता है, लिखावट हो सकता है, बनावट हो सकता है, ठीक है। या पूछ देगा कि सजावट में कौन सा शब्द है, उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय, तो ये बताएंगे वट। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आने होगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे टॉपिक पे। अब चलते हैं समास के पास। समास में देखिएगा आपके पेपर में दो जितनी चीजें आपको पढ़ाना है वही प्रयास करेंगे पढ़ाने के लिए, और केवल इसलिए कि जल्दी आपको समझ में आ जाए क्या कहानी है। जैसे फिर पढ़ेंगे हम लोग समास के बारे में। समास के बारे में आप जान जाइएगा कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा, पहली बात की जो है कि शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ दे समास का शाब्दिक अर्थ तो बताएंगे संक्षेप, संक्षेप बताएंगे। क्या बताएंगे, संक्षेप, या कहीं कहीं संक्षेपीकरण देता है। क्या देता है, संक्षेपीकरण। अगर समास का अगर आपसे विलोम पूछ देगा ना तो व्यास बता देंगे। क्या बताएंगे, व्यास। अगर समास का यदि आपसे प्रकार पूछ देगा ना तो बताएंगे 6, या भेद आपसे भी पूछेगा ना तो भी बताएंगे कितना, 6। अगर आपसे इसमें आपसे पूछ देगा कि पद कितने होंगे तो 2 होंगे, ठीक। पहला होगा पूर्व पद, पहला होगा पूर्व पद, और दूसरा होगा उत्तर पद। दूसरा क्या होगा भैया, उत्तर पद। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। सवाल यही बनेगा कि समास क्या है, तो समास 2 शब्दों के मेल को समास करेंगे अलग, और इसे अलग अलग करने को समास विग्रह। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप है, संक्षेपीकरण। समास का विलोम क्या होगा, व्यास होगा। समास का प्रकार या भेद कितने तो 6। पूछेगा कि समास में पदों की संख्या कितनी, 2। एक पूर्व पद, पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं, और एक उत्तर पद होता है, उत्तर पद को अंतिम पद के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही। सवाल हो सकते हैं पूछे जाए, नहीं पूछे जाएंगे कोई बात नहीं। क्या पूछा जाएगा अब ये देख लीजिएगा। हमको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक, पूरा नहीं पढ़ना है। इस पूरा में बस केवल आपके पेपर में कह रहा है कि द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। अब याद रखिएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, क्या होगा, भाई बहन, ठीक। मेरा कहने का मतलब है कि ये भी अलग है, ये भी अलग, इसलिए इसका पहला पद भी और दूसरा, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। लेकिन इसका नोट देख लीजिए। नोट पहला क्या कहता है, नोट पहला कहता है कि 2 शब्द होंगे, वो 2 शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह होगा। जैसे कह सकते हैं कि आसपास 2 शब्द होंगे, उनके बीच में योजक का चिन्ह होगा, और दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे पाप पुण्य, ये आ गया पाप पुण्य। ये बताइए 2 शब्द है, बीच में योजक का चिन्ह है, दोनों का अर्थ एक दूसरे का। पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य। जैसे लाभ हानि दे देगा, लाभ हानि। ये बताइए 2 शब्द है ना, 2 शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह है, दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत है ना, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा समास, द्वंद्व समास। नोट दूसरा देख लीजिए। नोट दूसरा कहता है कि 2 शब्द, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तन मन धन, तन मन धन, ये भी आएगा। जैसे आएगा साग पात, क्या आएगा, साग पात। तो ये सभी उल्टा अगर दिखे आपको एक दूसरे का, अगर एक जैसा होगा तो व्यवहार समास, उल्टा होगा तो द्वंद्व समास। नोट दूसरा देखेंगे, 2 शब्द एक साथ जुड़े रहेंगे, जैसे रातों दिन, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक, देवासुर, देवासुर, ठीक। ये श्री हरि, श्री
हरि, राम कृष्ण, राम कृष्ण। अगर ये शब्द जुड़े हों, अगर इनको तोड़ेंगे, अब रातों दिन को तोड़ेंगे तो रातों दिन का रात और दिन होगा, रात और क्या होगा, दिन। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि दो शब्द होंगे एक साथ जुड़े रहेंगे, जब इन्हें तोड़ेंगे तो यह एक इनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत निकलेगा, इसका मतलब वह द्वंद्व। शीतोष्ण में शीत और उष्ण यानी कि ठंडा और गर्म। देव असुर, देव और असुर माने देवता और राक्षस। श्री हरि, श्री और हरि, राम कृष्ण, राम और हरि। इस प्रकार की बातें आएगी तो वह कहलाएगी क्या चीज, द्वंद्व समास। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर चर्चा करते हैं। पढ़ेंगे द्विगु समास के पास। द्विगु समास में देखिएगा कहानी क्या होगी। द्विगु समास की कहानी क्या है। द्विगु समास में कहानी यह है भैया, द्विगु समास में बस केवल ये बात याद रखिएगा कि द्विगु समास में केवल याद रखना है कि अंक होगा प्लस शब्द होगा। अंक होगा प्लस क्या होगा, शब्द होगा। जैसे चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह कह देता है। चार राहों का समूह दे देगा या समाहार दे देगा, या दे देगा समाहार, या दे देगा समाहार। ठीक है, समाहार। या बोलेगा चौराहा हो गया, जैसे दे देगा आपका, मान लेते हैं चौपाई दे देगा, चौपाई तो चार पाइयों का यानी कि चार पंक्तियों का समाहार। जैसे चवन्नी दे देगा, चवन्नी चार आनों का समाहार। तिराहा दे देगा, तिराहा यानी कि तीन राहों का समूह या तीन राहों का समाहार। जैसे दे देगा नवरत्न, क्या दे देगा, नवरत्न यानी कि नौ रत्नों का समूह या समाहार। और ये दे देगा नवग्रह यानी कि नौ ग्रहों का समूह या समाहार। अगर ये प्रकार की बातें हो तो वह कहलाती है कौन सा, द्विगु समास कहलाती है। कौन सी समास कहलाती है, द्विगु समास। तो शायद बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। टॉपिक बातें चर्चा करेंगे हम लोग। अब आगे की बात कहानी होगी तो हम पढ़ेंगे संधि का। ये बस केवल आपके बोर्ड के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, केवल आप बात करेंगे संधि का। अगर संधि पूछे कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो एक होता है स्वर, और एक होता है आपका व्यंजन, एक स्वर संधि और एक आपका व्यंजन संधि, और एक आपका होता है विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सवाल पहला पूछेगा संधि कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। कौन कौन, तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। स्वर संधि कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं आपको ज्यादा ना समय लेता हूं, मैं बता दूं कि एक मेरा संधि का वीडियो देखेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, थोड़ा समय का बचत होगा। जैसे कि आपको पढ़ना है, केवल एक वृद्धि पढ़ना है और एक यौन पढ़ना है। जो कि मैं दोनों चीजें, ये आपके यूपी क्या बोलते हैं, आपके जो यूट्यूब चैनल है हमारे, उसमें मैं संधि का पाठ पढ़ाया हूँ। संधि का पाठ शायद आप लगभग 4 में देखिए, 4 और 5 वाले को देखिएगा। वृद्धि में मैं बताया हूँ कि जिसके कपार पे 2 लाठी, भोजपुरी में जेकरा कपार पे 2 लाठी वो वृद्धि बा। जैसे भैया तथैव, बाबू हो सदैव, बाबू सदैव, ए बाबू सदैव हो गई। एकाएक में 2 लाठी बा, एकाएक। महोषध में 2 लाठी बे बाबू, ये हो गई महोषध। बात कर जी यण का, तो आपको बता दे कि य व र से पहले यदि हाफ व्यंजन लंगड़ है, जैसे प्रत्यक्ष आ गया, ठीक है, स्वागत आ गया, क्या आ गया, स्वागत। ए बाबू अगर ये तनवंगी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तनवंगी। ए बाबू अगर स्त्रुपयोगी आ जाएगा, स्त्रुपयोगी आ जाएगा। अगर आपका टॉपिक ये आने के बाद अगर प्रत्यक्ष है, स्वागत है, तनवंगी है, स्त्रुपयोगी है, और उसके बाद अगर आ गया मात्रा गया, क्या आ गया, मात्रा गया, तो य व र से पहले हाफ व्यंजन दिख रहा है। अगर बाबू य व र से पहले लौंगड़ लौकेगा जी, तो वो ससुरा हो जाएगा कौन चीज, यण स्वर संधि। तो मैं ये वीडियो पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक दे दिया जाए। कहानी बात करेंगे रस की। रस का देखिएगा, या तो रस की बात करेंगे तो रस के जनक अगर आपसे पूछ देगा, या रस निर्माता पूछ देगा अगर आपसे ना, तो आप बताएंगे भरत मुनि को। किसको बताएंगे भैया, भरत मुनि को। अगर पूछ देगा कि भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी होगी ना, 8 बताओगे। पूछेगा किस रस का उल्लेख नहीं है, शांत का। पूछ देगा शांत रस का स्थान कौन है, 9वां। क्वेश्चन को देखते जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस पूछ देगा कि रस के जनक कौन है या निर्माता, भरत मुनि। पूछ देगा भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी है, 8।
पूछ देगा भरत मुनि के आधार पे किस रस का उल्लेख नहीं है, शांत रस का। पूछ देगा कि भरत मुनि के पूछ देगा कि नौवा रस कौन सा होता है, शांत रस, या शांत रस का स्थान का होता हुआ नौवा। एक सवाल ये पूछेगा, ठीक। आपसे पूछेगा रस का प्रकार, आपसे पूछ सकता है रस का प्रकार, और आपसे तत्व पूछ सकता है या अवयव पूछ सकता है, अवयव, ठीक ना। तो आपका जवाब होगा कितना, 4। कितना होगा भैया, 4। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब क्या पूछेंगे आपके पेपर में, मैं उन चीजों की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा हास्य रस का। हास्य रस का, हास्य रस का देखिए, पहले तो इसका अस्थाई भाव अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ सकता है कि इसका अस्थाई भाव क्या होगा। तो अस्थाई भाव आपको याद होना चाहिए कि हास होगा। क्या होगा, हास। अस्थाई भाव क्या होगा, हास। उसके बाद आपसे पूछ सकता है करुण रस का, पहला हास्य रस का एकदम क्लियर पूछेगा कि बताइए, कोई कविता दे देगा, या पूछेगा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास, या हास का अस्थाई भाव, हास किस रस का अस्थाई भाव है, हास रस। एक बात याद रखिए, अगर किसी कविता में हंसने की बात करेगा, हंसने की, या मुस्काही का बात करेगा, मुस्काही, मुस्काही वरना हमने के भोजपुरी में कहेंगे चौनिया मुस्की काटो तड़ाओ, वो करेगा। मुस्कुराने की बात अगर करेगा, या ही हंस दे रिकिया के पापा, गाना सुने ना कि ही हंस दे रिकिया के पापा, अगर इसकी बात चलेगा भैया तो इसका मतलब वहाँ चलेगा हास्य रस की बात चलेगी। जैसे कहा जाए कि सिर पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, देखई को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी कि सिर पर गंगा हंसे, हंसे के बात चला था, अगर ये बात चला था तो वहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस। दूसरा पूछेगा करुण रस, दूसरा आपसे पूछेगा करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव अगर आप जानेंगे तो इसका शोक होता है, ठीक। अगर कहीं पे रोने की बात होगी, अगर विलाप की बात हो, विलाप की बात हो, अगर कष्ट की बात होगा, अगर दुख की बात होगी, तो बस आप इतना समझ लीजिएगा कि वह जो होगा वह करुण रस है। वह कौन सा है, करुण रस। जैसे अगर कहा जाए शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रोवहि रानी, तो बस इतना जान जाइएगा कि रोने की बात चल रही है, इसका मतलब ये होगा कौन सा रस, करुण रस। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कविता देगा वो में हंसे के बात नहीं है बाबू, तो बस ये बाबू पूछे के बाद करुण रस, कहेंगे आप कहेंगे कि सर दूसरा नहीं होगा, नहीं, इसलिए कि आपका किताब बोलता है कि केवल 2 ही पढ़ना है, एक तो हास्य रस और एक तो करुण रस। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलते हैं छंद के पास। छंद में क्या है टॉपिक, छंद में आपकी कहानी क्या होगी, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। छंद की कहानी ये होगी कि जो छंद होगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जो छंद होगा, एक बात करेंगे हम, चर्चा करेंगे लास्ट में। छंद की अगर बात करेंगे तो छंद आपसे पूछेगा इसका कि प्रकार कितने होते हैं, तो छंद का प्रकार 3 होता है। अगर पूछेगा मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अगर पूछेगा इसके जनक कौन है, तो आचार्य पिंगल है। इसके जनक कौन है भाई, आचार्य पिंगल है। छंद के जो जनक हैं वो आचार्य पिंगल है। उसके बाद पूछेगा छंद में जिसका प्रयोग किया जाता है जिन मात्राओं को, उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। पूछ देगा छंद में चरण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। छंद में चरण कितने होते हैं, 2। एक होता है भैया विषम चरण, एक होता है विषम चरण, विषम चरण, विषम चरण, और एक होता है सम चरण, विषम चरण, और एक क्या होता है, सम चरण होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि इसे किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। किस वेद से भैया, ऋग्वेद से। सवाल ये पूछ सकता है कि छंद कितने प्रकार के, तो 3। मुख्य रूप से कितने, 2। छंद के जनक कौन है, आचार्य पिंगल। विकल्प में दिखेगा छंद में जिन हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं वह क्या है, वर्ण है। पूछ देगा कि छंद में चरण कितने प्रकार के होते हैं, चरण का प्रकार पूछ देगा, चरण का प्रकार पूछ देगा कितने होते हैं, तो 2। एक विषम चरण और एक सम चरण। विषम में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 6। डाट सूतल आठले। और किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से। अगर इस प्रकार की बातें होगी तो आप समझिएगा कि वह कहाँ से, वह जो है छंद है। अब थोड़ा सुनिएगा, आपके पेपर में, अब आपके पेपर में 2 ही पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है सोरठा, पहला पढ़ना है आपको सोरठा के बारे में, सोरठा के बारे में पढ़ना है। सोरठा जानिएगा कि यह एक प्रकार का अर्धसम मात्रिक छंद है, यह एक प्रकार का अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक। इसमें 4 चरण होंगे। क्या, कितने चरण भैया, 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे, ठीक है। इसके प्रथम और तृतीय में, प्रथम तृतीय का मतलब क्या, विषम चरण, विषम चरण, ठीक ना। विषम चरण में जो होगा ना,
यह होगा 11 कितना कितना 11। और द्वितीय और चतुर्थ में ना भैया इसका मतलब सम चरण में ये होगा 13 कितना 13। अगर ये पूछेगा यह किसका उल्टा होता है, अगर पूछ दे यह किसका उल्टा होता है तो भैया किसका होता है, दोहा का। अब आप कहेंगे सर सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि सोरठा एक प्रकार का, सोरठा कौन सा मात्रिक छंद है तो असमात्रिक छंद। क्लियर। पूछेगा कि बताइए कि सोरठा में कितने चरण होते हैं तो 4 चरण होते हैं। पूछ देगा कि जिसके विषम चरण या प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं आती है उसे क्या कहेंगे, सोरठा कहेंगे। पूछ देगा जिसके प्रथम और तृतीय में 11, द्वितीय और चतुर्थ में 13 तो उसे क्या कहेंगे, सोरठा। पूछ देगा कि सोरठा किसका उल्टा होता है तो दोहा का उल्टा होता है। एक बात ये, ठीक। दूसरी बात अगर आपसे पूछेगा कि कैसे पूछ देगा, उदाहरण देगा। जैसे पूछ देगा राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, ठीक। मेरी भव बाधा हर, मेरी भव बाधा हर, भव बाधा हर, बाधा हर, ये दे देगा मेरी भव बाधा हर, ठीक। जातन की झाई, अब ये दे देगा श्याम हरित दूत होए, श्याम हरित हरित दूती होए, दूती होए, ठीक। और उसके बाद दे दिएगा जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, झाई परे। देखिएगा मैं छंद पूरा विस्तार से मैं पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें एक रीजन आपको मैं एक टॉपिक बता देना चाहता हूँ कि अ जो होगा छोटी होगा, छोटा होगा, री होगा, ठीक। और चंद्र बिंदु होगा, इसकी काउंटिंग हम 1 बार करेंगे, बाकी कुछ भी आएगा तो इसकी काउंटिंग हम 2 बार करेंगे। कितने बार भैया, 2 बार करेंगे। तो जैसे आ का मात्रा है तो 2 2 2, नागरी ग है 1, र में छोटी 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2। तो पूरा मत गिनिए, आप ये पहले वाले को ही गिनिए, पहले वाले को गिन लीजिए। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11। अगर 11 आ गई तो पहला में 11 आ गई भैया, एक मतलब का हुई, एक मतलब सोलठा हुई, का हुई सोलठा हुई। नहीं जब याद कौन बात, 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 3 13, यानी कि प्रथम में। और इस जब आधा से स्टार्ट होगा तो इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। 2 1 1 1 1 1 1 2 1, तो 2 5 7 7 1 8 8 3 11, इसमें भी 2 1 1 2 2 2 1 2, तो 4 5 7 2 9 9 4 13, यानी कि प्रथम ये 1 2 3 4, प्रथम और तृतीय में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ में 13 13। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सोरठा कहेंगे। क्या कहेंगे, सोरठा। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। बस एक बात और टॉपिक सुन लीजिएगा, एक और टॉपिक सुन लीजिएगा। बात करेंगे हम रोला के बारे में। किसके बारे में, रोला के बारे में। तो रोला आप जान जाइएगा कि रोला में आप जान जाइएगा कि यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में ना 24 मात्राएं होती हैं, किंतु जो 11 और 13 पर यति होता है। 11 और 13 पर क्या होता है, यति। आपसे सवाल लिखना नहीं है, विकल्प में देखना। तो सवाल पूछेगा रोला एक प्रकार का कौन सा छंद है, सममात्रिक है। रोला में कितने चरण होते हैं, 4। पूछ देगा कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 24। या पूछ देगा कि जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आएंगी उसे क्या कहेंगे, तो रोला कहेगा। और पूछ देगा कि जिसके प्रत्येक चरण में 24 में 11 और 13 पर यति हो तो उसे कौन सा छंद कहते हैं, तो क्या कहेंगे, रोला। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चर्चा करेंगे हम, अब सीधे चर्चा करते हैं अलंकार के पास। अलंकार आपके पेपर में 3 टाइप से पूछ सकते हैं। पहला पूछेगा यह अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का मतलब जान जाइएगा कि जहां पर किसी अनु का मतलब अनु आधन प्रास होगा। अनुधन क्या होगा, प्रास। अनु का मतलब बार बार और प्रास का मतलब होता वर्ण, यानी कि जहां पर किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी, तो उसी को क्या कहेंगे, अनुप्रासक अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। देखेंगे र वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पे कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। जैसे पुनः पुनः पुकारने पर भी, पुनः पुनः पुकारने पर भी वह नहीं आई, पुनः पुनः पुकारने पर भी वह नहीं आई। देखेंगे प प प प की वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यह कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। जैसे बहुत बार सुने होंगे कि जा जा जानी गईनी, जा जा जानी गईनी, केतनो लात जूता कहनी बाद में
मान गए। कहीं में देखो कि ज वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे चलो यमक अलंकार के पास चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। यमक अलंकार में बोला है यमक का मतलब ये होता है दो बार। यमक का मतलब क्या होता है? दो बार, यानी कि जहां पर किसी काव्य में एक ही शब्द एक से दो बार है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये देखेंगे घटा दो बार। मैंने बोला कि अगर किसी काव्य में कोई वाक्य होगा, उस वाक्य में एक ही शब्द एक से दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा तो उसको कहेंगे यमक अलंकार। जैसे एक घटा का मतलब बादल होगा और एक घटा का मतलब क्या होता है? कमी। एक घटा का मतलब बादल है, एक घटा का मतलब कमी। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि लाल है पर लाल किसके, लाल है पर लाल किसके, तो इसमें देखेंगे कि लाल दो शब्द आया है, एक लाल का मतलब बेटा और एक लाल का मतलब रंग। और या आपने सुना होगा, आपने अरे बाबू आपने सुना होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कनक कनक के 100 गुनी मादक अधिक, यानी कि कनक दो बार आए, यानी कोई भी काव्य होगा उस काव्य में एक ही शब्द एक से दो बार आए तो बस ठीक होगा, यमक अलंकार पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे भैया, आगे देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के पास। किसके अलंकार के पास? उत्प्रेक्षा अलंकार के, उत्प्रेक्षा अलंकार के पास, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप देखेंगे कि अगर कोई वाक्य के बीच में मनहु जनु जानो जनहु, जनु जानो जनहु, जनु जानो जनहु, अगर ये शब्द आ जाएंगे किसी भी वाक्य में तो बस आप ना आओ देखिएगा ना ताओ देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक मार दीजिएगा। जैसे मानो क्रोध से तन कांपने लगा, मानो क्रोध से तन कांपने लगा, मानो क्रोध से तन कांपने लगा, ये अगर कांपने लगा, अगर ये चीजों की बात की जाए तो मानो जो शब्द है ना, ये अपने आप में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार का अगर कोई भी बात देगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते 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 हम देखेंगे कि लगभग जो है प्रत्यय पढ़ लिए, उपसर्ग पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिएगा एक टॉपिक आपका चलेगा, जैसे पूछेगा वाक्य, जो अब आप पूछेगा वाक्य पूछेगा दो प्रकार से। वाक्य का अगर आपसे अंग पूछ दे तो दो बताएंगे। एक आप बताएंगे, एक आपका उद्देश्य होगा, एक आपका उद्देश्य होगा और एक उद्देश्य होगा और एक आपका विधेय होगा, एक उद्देश्य होगा और एक आपका विधेय। अगर किसी वाक्य का जो कर्ता होगा, यदि किसी वाक्य का जो कर्ता होगा वह उद्देश्य है और बाकी जो शेष बचेंगे वो विधेय है। जैसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं लिख दूं राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो जब राम घर जाता है भैया तो राम इसमें करता है, जब राम करता है तो यह उद्देश्य होगा और बाकी जो शेष बचेंगे वो क्या होंगे? विधेय होंगे। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये पूछ देगा कि वाक्य के कितने अंग, तो दो प्रकार के बताएंगे। एक उद्देश्य, यानी कि वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होगा, बाकी शेष जो बचे वो क्या होंगे? विधेय होंगे। अब बात करेंगे हम लोग रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होंगे, रचना के आधार पर मैं बस थोड़ा सा चर्चा करूंगा, यही सवाल पूछेगा आपसे। रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछे तो तीन प्रकार के। पहला जो वाक्य हम पढ़ेंगे, हम उस पहले वाक्य को हम पढ़ेंगे सरल वाक्य पे। कौन वाक्य पे? सरल वाक्य पर। इस सरल वाक्य का पहचान होगा यदि किसी वाक्य में एक उद्देश्य हो, यदि किसी वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक उद्देश्य हो और एक क्या हो? विधेय हो। अगर ये कहानी होगी, जैसे मैं बोलूं कि सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, अगर ये टॉपिक दे तो सीता इसमें उद्देश्य हो गई और बाकी जो शेष बचा वो क्या हो गया? विधेय। वो कहलाएगा सरल वाक्य। दूसरा कहानी अगर मैं बात करूं तो एक होगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। ठीक, इस संयुक्त वाक्य में बस कुछ मत देखिए, अगर कोई वाक्य होगा उस वाक्य के बीच में अगर तथा दे दे, एवं दे दे, एवं और दे दे, और दे, ठीक है, और दे, अथवा दे देगा, अथवा, ठीक, या दे देगा, या दे देगा, अथवा या दे देगा, किंतु दे देगा, किंतु दे दे, परंतु दे दे, किंतु दे, परंतु दे, अगर ये शब्दों की बात करेगा, ये समुच्चय बोधक जो जोड़ने के काम करेंगे, अगर ये देता है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे राम बाजार जाता है, बाजार
जाता है किंतु किंतु शराब नहीं पीता, किंतु शराब नहीं पीता। कोई बात नहीं है, नहीं पीता तो अच्छी बात है, यानी कि किंतु का बात किया, यह कहलाएगा संयुक्त वाक्य। तीसरा बात करेंगे कि एक होगा मिश्र वाक्य या इसी को मिश्रित वाक्य के नाम से जाना जाता है। इस वाक्य में हम आप ये देखेंगे कि मिश्रित वाक्य की कहानी ये होगी कि जिस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द न होकर के एक उपवाक्य जो है अगर दूसरे उपवाक्य पर अगर निर्भर होगा तो वह कहलाएगा क्या चीज, मिश्रित वाक्य। जैसे अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो यूपीपी पास हो जाएंगे। लेकिन क्या यार, क्या पास करा है, ये तो इतना धांधली हो गया, पेपर से पहले ही पेपर लीक हो गया है। क्या कोई पास होगा, कोई नहीं होगा। पता चला कि सबके पास ही पेपर देने से पहले ही पेपर पहुंच गया था। अब जो लड़के 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे थे वह आज इस स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं कि अगर वह 110 भी स्कोर किए हैं तो वह अपना सेफ स्कोर नहीं मानते हैं। कारण है उसका, अगर 1 लाख लोगों के पास भी अगर वो पेपर पहुंचा होगा पेपर से पहले तो कोई 130 किया होगा, कोई 40 किया होगा, कोई ऐसा भी वीर होगा 150 में 150। तो ये आप जान सकते हैं कि यह स्थान क्या होगा। मेहनत भी इस समय बेकार जा रही है। कोई बात नहीं है, ठीक है, सरकार है, देख रही है, कुछ सोचेगी विचारेगी इस पे, और वो चाहेगी कि युवाओं के साथ जो है, विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का गलत कार्य न हो। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो यूपीपी पास हो जाएंगे। यूपीपी पास होंगे कब, जब कठिन परिश्रम करेंगे तब, यानी कि यह उपवाक्य इस उपवाक्य पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य। और एक लास्ट आपसे टॉपिक पूछेगा कि बताइएगा अर्थ के आधार पे, कोई पूछ देगा अगर आपसे कि अर्थ के आधार पे, मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस ये जान लीजिएगा, पूछ दे कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद, तो आप ट्रिक मार के चले आइएगा कितने पे, 8 पे। आगे देखेंगे। ये तो कहानी ठीक थी, अब थोड़ा सा कहानी हम पढ़ेंगे वाच्य पे। ज्यादा मैं डीप में न जाकर के बस केवल हाई स्कूल के जो बच्चे हैं जिनका पेपर है, मैं केवल उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा और ये बातों को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। एक बात मैं बता दूं आपसे कि अगर आपसे ये टॉपिक बोले कि अगर आपसे पूछ दे वाच्य के बारे में, तो वाच्य आप जानिएगा 3 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा, पहला जो होता है कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य मतलब ये जानिएगा कि इसमें जो वाक्य होंगे ना वह सकर्मक में होंगे और वह किस में होंगे, अकर्मक में। सकर्मक और अकर्मक में ये कहानी दोनों की होगी कर्तृवाच्य में, ठीक है। इसमें जैसे बोलेगा राम घर जाता है, अगर सिंपल में देगा राम घर जाता है तो ये समझ लीजिएगा वहां पे कृतवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य में देख लीजिए, कर्मवाच्य में अगर किसी वाक्य में बाबू के द्वारा दिया हो, से द्वारा दिया हो, अगर ये बातें चलता है तो समझ लीजिएगा कर्मवाच्य है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ये देखेंगे। इसमें जो वाक्य होगा वह केवल होगा सकर्मक का। केवल क्या होगा भाई, सकर्मक का। अब ये राम के द्वारा आया है ना, तो बस आप समझ लीजिएगा कर्मवाच्य। तीसरा जो होगा वह भाववाच्य होगा। भाववाच्य को इंग्लिश में इंपरेटिव वॉइस बोलते हैं, ये भाववाच्य होगा। इसमें अगर कर्ता होगा, कर्ता में प्लस से होगा अगर, और उसमें नकारात्मक की बात की जाए, अधिकतर नकारात्मक की बात नहीं की बात की जाए, निषेध वाक्य जिसको बोलते हैं, जिसमें नकारात्मक, जैसे रामघर नहीं जाता है, ये निषेध वाक्य है। प्रश्न वाक्य में जहाँ क्वेश्चन किया जाएगा तुम कौन हो, इस तरीके से बात है, वो जो है कि अर्थ के आधार पे जो वाक्य पढ़े उसके आधार पे चलेगा। ये भाववाचक है। जैसे बोला जाए मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। अगर इस प्रकार की बात देगा तो आप समझ लीजिएगा वहां पे कौन सा वाच्य होगा, यह जो होगा वह भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा सुनेंगे, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और हमें जहां तक उम्मीद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। कुछ टॉपिक है और उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक और टॉपिक है, ये देख लीजिएगा। मैं बता दूं जब उतना समय तो नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, आप जो है लकार में जो होगा, आप
5 प्रकार के ऐसे लकारों की कुल संख्या 10 होती है। अनुवाद के दृष्टि से 5 पढ़ते हैं, लट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि नहीं। अब आप जान जाइएगा कि एक लट लकार आपसे पूछेगा, एक लंग लकार आपसे पूछेगा और एक आपसे लिट लकार पूछेगा। ये जो होगा वर्तमान काल होगा, ये वर्तमान काल, और ये जो होगा वो भूतकाल होगा। कौन सा काल? भूतकाल। अगर किसी शब्द के आगे अ लगा होगा, अ लगा होगा तो समझिएगा कि लंग लकार में, जैसे अपठत, अपठत, जैसे अपठताम, अपठताम, अपठताम। अगर ये देगा ना, अब पूछ देगा कि अपठताम या अपठत में कौन सा लकार होगा, तो लंग लकार पे टिक मार दीजिएगा। अगर इसमें, अगर किसी शब्द के बीच में अगर ये स्य दिया होगा, जैसे दे दे पठिष्यति, पठिष्यति, अगर ये दे देगा ना, ये स्य दे देगा ना, तो आप समझ लीजिएगा पूछेगा पठिष्यति, लिखस्यति। अगर बोल देगा क्रीडस्यति, अगर ये दे करके बोलेगा कि इसमें कौन सा लकार है, तो बस देखिएगा ये कौन सा है, लिट लकार, जिसको हम भविष्य काल भी कहते हैं। ये भविष्य काल है, भविष्य काल है, ठीक ना, भविष्य काल है, ठीक। और जहाँ पे तीतयंती होगा, तीतयंत, जैसे सिंपल में दे देगा पठति, दे देगा पठताम, क्या दे देगा? पठताम। अगर ये दे देगा ना, पठति पठत, अगर पठति पठत, पठति पठत, पठंती दे देगा, अगर ऐसे, ठीक, पठति पठत पठत, तो ये जो होगा वर्तमान काल, जिसको क्या कहेंगे? लट लकार, ठीक। एक होता है जिसको लोट लकार बोलते हैं, ठीक है, इच्छावाचक साथ किया गया, अर्थवाचक दिमाग पे नहीं चल रहा है। लोट लकार में जानिएगा, अगर तू करके दे देगा, पठतु पठताम पठंतु, तू अगर देगा, किसी का अंत में तू लगा होगा ना, जैसे पठतु, पठतु, अगर दे देगा पठतु, तो ये पूछेगा कौन सा लकार है, तो डायरेक्ट टिक मारेंगे किस पे? लोट लकार का। तो जो है आप अधिक से अधिक भू धातु का पढ़ लीजिएगा और पठ धातु का पढ़ करके आसानी से क्या करेंगे? चले जाएंगे। बात करेंगे हम लोग सीधी सी बात, अब धातु पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे बाबू? धातु पे। तो धातु पे जब हम बात करेंगे, इस धातु में अब आप इतना याद रखिएगा कि धातु जो होगा, सॉरी ये तो धातु था ना, रूप की बात करेंगे। रूप में देखिएगा, एक आप पिता का पढ़ लीजिएगा, ठीक, एक आप नदी का पढ़ लीजिएगा, ठीक, उसके बाद एक आपका मधु का पढ़ लीजिएगा। केवल कम से कम ये तो 2 आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं, अगर किसी शब्द के अंत में भ्याम लगा होगा, किसी शब्द के अंत में, जैसे नदी भ्याम ही दे दे, नदी भ्याम, तो ये दे देगा कि बताइए यह किस विभक्ति का है और किस वचन का। तो देखिए यह जो होगा ना, यह तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का ये जो होता है ना, ये भैया द्विवचन में होता है। ये क्या होता है? द्विवचन। यानी कि नदी भ्याम दे देगा, पूछे कौन विभक्ति है, तो तृतीय देगा तो भी सही है, चतुर्थी विभक्ति दिया होगा तो भी सही है, पंचमी विभक्ति दिया होगा तो भी सही। अगर ये पूछ दे नदी व्याम किस विभक्ति और किस वचन में, तृतीय द्विवचन दिया तो भी सही है, चतुर्था द्विवचन दिया तो भी सही है, पंचमी द्विवचन दिया है तो भी सही है, इस तरीके से। और एक भ्य अगर आएगा, भ्य लगा होगा, नदी भ्य, तो यह जो होगा चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का यह बहुवचन होता है। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का ये क्या होता है? बहुवचन होता है। तो ये हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आपसे सवाल क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। थोड़ा सा और एक बात याद रखिएगा, नोट रखिएगा, ये चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो ये आपकी कमी है और इसको देखना पड़ेगा आपको कि क्या चीज है। अब सीधे ये तो व्याकरण का टॉपिक था, कुछ इम्पोर्टेंट था, और थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम उन टॉपिक पे। एक बात, एक आप श्लोक याद रख लीजिएगा, श्लोक। तो श्लोक में 2 आपको पढ़ करके जाना है, इसलिए कि बोलेगा कि कोई कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो, तो मैं लिखूंगा नहीं, बस आप समझ लीजिए, आसानी से याद कर लीजिएगा। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, एक याद वो कर लीजिएगा। और दूसरा एक याद कर लीजिएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत समो वीर वीर ही वीरता, जो भी है ये कम से कम 2 याद करके जाएंगे। तय है कि एक श्लोक आएगा बाबू, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, और ये 2 नंबर एकदम तय है कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे और एकदम उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप 2 श्लोक पढ़कर जाइएगा। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि मैं उन श्लोकों के बारे में बात करूंगा। अब थोड़ा सा आते हैं साहित्य के पास, साहित्य में थोड़ा सा सुनेंगे। साहित्य में आप पढ़ करके जाइएगा। पहले लेखक में अगर देखूं तो लेखक का जीवन परिचय 3 लोगों का पढ़कर तो तय है जाइएगा। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का ये पढ़कर जाइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आप पढ़कर जाइएगा जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। और उसके बाद पढ़कर जाइए, इनकी रचनाएं भी पढ़ लीजिएगा आप, आपके किताब में दिया होगा इनकी रचनाएं। इतना समय नहीं है कि आपको पढ़ाया जा सके, इनकी रचनाएं भी पढ़कर चले जाइएगा।
और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद करके तीनों जाइएगा, ठीक है, याद करके तीनों। जीवन परिचय लिखिएगा ना तो मैं बता दूं ये तीनों लोगों का एकदम जीवन परिचय याद कर जाइएगा, कंठस्थ एकदम क्लियर है कि आएगा। अगर इनकी एक रचना आएगा तो कोई एक रचना है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना चिंतामणि है, चिंतामणि है ना, यह क्या है तो ये ऐसे हेडिंग लिखेंगे निबंध, क्या लिखेंगे निबंध। एक बात याद रखिए, जब पूरा यहाँ पे लिखिएगा ना और उसके बाद लास्ट में कोने पे ऊपर ही पेज के यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे जो है कि लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा जन्म, लिख दीजिएगा कब हुआ था, स्थान कहाँ पे, उनके पिता का नाम, माता का नाम, भाषा का नाम, ये लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। एग्जामिनर को लगेगा लड़का जानकार है। और पेपर में लिखते समय जैसे प्रश्नोत्तर आपको कोई लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख करके प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा। अगर मान लेते हैं अगर आपका आ गया, मान लेते हैं कि दूसरा खंड कोई होगा तो खंड ऊपर लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, दूसरा का क तो दूसरा का फ करके यहाँ पे लिखना आप क्या कर दीजिएगा, प्रारंभ कर दीजिएगा। तीसरी बात की ये बातें हैं, ये एकदम क्लियर। कवियों में किसका याद करेंगे, कवियों में सूरदास का याद कर लीजिएगा, ठीक, सूरदास का। दूसरा याद कर लीजिएगा आप तुलसीदास का, तुलसीदास का याद कर लीजिएगा। और तीसरा आप याद कर लेंगे बिहारी लाल का, किनका, बिहारी, और इनकी रचनाएं भी कम से कम, और कुछ नहीं तो दो तो याद ही करना पड़ेगा। अगर तीनों याद कर लेते हैं तो तीनों सही होगा। इसलिए कि भाई आप सोचेंगे कि मंजीत सर दो बताए थे दोनों आए नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा अपने तरीके से दो याद हो सकता है तो तीसरा भी याद कर लीजिएगा बाबू, ये आपकी भविष्य की बात है। अगर ये याद कर लेंगे तो ये भी पेपर में एकदम तय है, यही रट कर जाइएगा, एकदम एकदम आएगा पेपर में, उसको कोई रोकने वाला नहीं। और उसको अपनी भाषा में लिखिएगा, जन्म स्थान ये याद कर लीजिएगा, माता पिता का नाम, कौन कौन रचना की है, किससे क्या हुआ था, उसको पढ़ने के बाद आप एकदम बिंदास जाइएगा। अब बात कर लेते हैं, आप जो 6 नंबर के आपसे पूछेंगे कहानी दे करके, उसमें कौन सा, जैसे आपसे पूछ देगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा मित्रता पाठ का, सबसे पहले मैं बात करूंगा मित्रता का। अगर मित्रता में एक बात याद रखिए, कहीं पे अगर किसी कहानी में विश्वास पात्र दिया है, अगर अच्छाई शब्द का व्याख्या किया होगा, अच्छाई का, ठीक ना, अगर बुराई का बात किया होगा, अच्छाई का बात किया होगा, बुराई का बात किया होगा, मित्रता के बारे में बात किया होगा, अगर इस प्रकार का अगर किसी वाक्य में अगर यहाँ से यहाँ तक कहानी जो काट करके देगा, पहला सवाल पूछता है संदर्भ लिखने के लिए, तो भैया संदर्भ लिखने के लिए आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, जो कि गद्यांश में नहीं देता कि ये इस पाठ से है और इसके लेखक ये है। तो सबसे पहले आप देखिए कि उस गद्यांश में विश्वास पत्र दिया है, दिया तो समझिए मित्रता है, अच्छाई दिया, बुराई दिया, मित्रता, कोई भी एक आया है भैया आप समझिएगा कि वो मित्रता पाठ से है। तो मित्रता पाठ से है तो पाठ का नाम क्लियर हुआ, लेखक का नाम, अरे बाबू तो हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर पढ़ाते हैं बाबू, ट्रिक का नहीं टरक है, याद रखिएगा मियाँ, क्या याद रखेंगे मियाँ, तो मी से जो है कि मित्रता याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे मित्रता। और आ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हो गया आचार्य राम, कहेंगे गजब का ट्रिक है भाई, अरे बाबू ट्रिक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिएगा, अब आपका संदर्भ लिख लेंगे, आपको पता है कि कहानी है तो ये गद्यांश होगा, पता है कि यह गद्य खंड होगा, कहानी है तो भैया गद्य खंड, कहानी है तो गद्य खंड, कविता होगा तो पद्यांश हो जाता है, कविता होता तो काव्य खंड हो जाता है। और ये कहानी जब है तो सीधी सी बात, जो इसको लिखा होगा उसी को क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और इस टॉपिक पे बात करते हुए सबसे पहले जो 1 नंबर का सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले संदर्भ देखिए, किसी पाठ का भी आप संदर्भ कैसे लिख लेंगे, किस तरीके से, ये लिखिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, चाहे मन करे तो यहाँ से लिखिए प्रस्तुत, जिसको हाईलाइट करेंगे उसको करिएगा पेपर में, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो इस हिंदी को हाईलाइट करेंगे, हिंदी को इन्वर्टेड कामा में या ब्लैक पेन लिख दीजिएगा, ब्लैक पेन से या कर दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश कहानी है तो गद्यांश, कविता होता तो पद्यांश करते। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस खंड के, गद्य खंड के, हिंदी के किस खंड के गद्य, इसको भी हाईलाइट करेंगे भाई, या तो ब्लैक पेन से लिखेंगे या तो अंडरलाइन कर देंगे। हिंदी के गद्य खंड के किस पाठ से था, तो मित्रता, हिंदी के गद्य खंड के मित्रता, मित्रता को भी क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। मित्रता के हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से क्या किया गया बाबू, लिया गया है। जिसके लेखक, यहाँ लिखेंगे जिसके लेखक, जिसके लेखक
जो है कि जिसके लेखक कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब इसी से रामचंद्र शुक्ल है, तो बस कहने का मतलब ये भी हाईलाइट होने चाहिए। ठीक, ये टॉपिक है, ये हाईलाइट करेंगे इसलिए कि एग्जामिनर यही आपको देखता है, या तो यहाँ ब्लैक पेन से, यहाँ पे भी ब्लैक पेन से, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कामा, ये जो इन्वर्टेड कामा हम किए हैं जिसको उदाहरण कहते हैं, इसको करना ना भूलिए, एक ही करेंगे, एक सिंगल वाक्य के लिए डबल किया जाता है। ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया। अब ये सबके लिए हो जाएगा, बस केवल अब देखिए दूसरा बात आपसे बोलेगा व्याख्या में लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग करेंगे और उसमें ब्लैक पेन से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, और जितने रेखा खींचा गया रेखा में बस केवल उसी का व्याख्या करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात आपका इसी में गद्यांश पढ़ करके आपको उत्तर देना होगा। जैसे अगर बोलेगा कि बताइए, पूछ देगा कि राजा दशरथ के कितने पुत्र, तो ऊपर अगर 72 लिखा है तो 72 लिखना है, 4 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसको लिखिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। आगे देखेंगे, ये दूसरा पार्ट की बात करेंगे, ममता पार्ट में देखिए क्या है। अगर किसी स्त्री जाति का बोध कराएगा, कोई कहानी होगा, उस कहानी में स्त्री जैसे जाता था नहीं जाती थी, खाता था नहीं खाती थी, पीता था नहीं पीती थी, या तो स्पष्ट रूप से ममता बात करे। अगर ये दोनों के बात करिए कौन बाबू कहानी में, कोई कहानी में दिया है तो आप समझिए ममता। अरे भैया तो जब ये जान गए तो आपको आ गया ससुरा मजा, जब मजा आ गया तो म से ममता हो गया, म से ममता और ज से जयशंकर प्रसाद। ज से कौन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो इस जयशंकर प्रसाद में आप क्या करेंगे कि आपको करना कुछ नहीं है, बस ममता पाठ है, जयशंकर संदर्भ वही लिखेंगे, कैसे व्याख्या बताए वही है, उसको तीसरा का पॉइंट उसी में उत्तर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई हो। संदर्भ वही लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। अब ऐसा क्या हो जाएगी बाबू, हो जाएगा ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है। आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करिए, फिर चर्चा करते हैं। उसके बाद एक बात है, आपने पढ़ा होगा भाषा और संस्कृति, भाषा और क्या, संस्कृति, भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति। इसमें जो है, इसमें आपको याद रखेंगे, सॉरी भाषा और संस्कृति बोल रहे हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसमें जो होगा, अगर रहन सहन के बारे में बात किया होगा, रहन सहन के बारे में बात किया होगा, जाति धर्म के बारे में बात किया होगा, तो बस आप समझ लीजिएगा संस्कृति का मतलब क्या होता है, कल्चर, रहन सहन होता है, सीधी सी बात है। अगर इसके बारे में बात किया होगा तो आप समझिएगा कि वो भारतीय संस्कृति है। तो बस याद रखिएगा भारा, क्या याद रखना है, ट्रिक भारा, भारतीय संस्कृति, और रा से राजेंद्र प्रसाद, रा से कौन सा भाई, राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं और इसमें संदर्भ लिख सकते हैं, वही टॉपिक है, दूसरा भी वही लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो उत्तर होगा वह उसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा टॉपिक की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम तय है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, कविता में आप क्या पढ़ करके जाइएगा, थोड़ा सुन लीजिए। कविता में आप पहली बात की पद पाठ पढ़ के जाइएगा। अगर इसमें कृष्ण के बारे में बात किया होगा, गोपियों के बारे में बात किया होगा, गोपियों के बारे में बात किया होगा, अगर इसमें सूरदास के बारे में बात किया होगा, तो बस आप ना आओ देखिएगा ना ताओ देखिएगा, समझिएगा वो पद पाठ है, पद पाठ है। तो इसके लेखक कौन, सॉरी कवि कौन है, सूरदास। तो इसको ट्रिक याद रख सकते हैं, पशु, प से पद पाठ, हसु से सूरदास। तो बस आप इसका भी पहली बात की संदर्भ आएगा लिखने के लिए। अगर व्याख्या नहीं आता है तो आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित या काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, लेखक नहीं इसलिए कविता है, तो जिसके कवि या रचयिता सूरदास जी है। दूसरा जो होगा उसका व्याख्या होगा। इसमें देखिएगा मया होना चरायो वाला देख लीजिएगा, मया होना चरायो होगा, थोड़ा किताब में टिक लगा लीजिए, बाकी जो पढ़ना पढ़िएगा। उसके बाद निर्गुण कौन देश को बासी वाला याद रखिएगा, संदेशों कहियो देवकी, देवकी वाला एक है। और ये जो टॉपिक है, और एक किलकत कान घुटुरमनी आवत, ये देख करके आप जरूर जाइएगा। और निर्गुण कौन देश को बासी, ठीक, ये देख लीजिएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा पद पाठ के सभी, आप जो है कि आपको समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा। उसके बाद अगर दूसरा बात करेंगे तो आप धनुष भंग पढ़ के जाइएगा। धनुष भंग
पढ़ करके जाइएगा, धनुष भंग, उसके बाद आप सवैया पढ़ करके जाइएगा। सवैया एकदम तय है कि आपके पेपर में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा अनिवार्य संस्कृत के पास। अनिवार्य संस्कृत में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वाराणसी का, वाराणसी पढ़ लीजिएगा। वाराणसी में याद रखिएगा, वाराणसी के बारे में बात करेगा, नदी के बारे में करेगा, नदी में भी किसके बारे में, गंगा के बारे में बात करेगा, काशी के बारे में बात करेगा। अगर इसके बारे में बात करता है तो समझिएगा वाराणसी नामक पाठ से। तो इसका संदर्भ आएगा, लिखने के लिए संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड बोलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से क्या किया गया, लिया गया, जिसके लेखक वोखक नहीं आपसे पूछा जाता, लेखक होता ही नहीं, वाराणसी आप पढ़ कर जाएंगे। दूसरी बात आप पढ़ करके जाएंगे भैया, प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान गांव वाला, प्रबुद्धो ग्रामीण पढ़ेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीण, इसमें मैं बोला कि आप प्रबुद्धो ग्रामीण में मैं बोला ग्राम के बारे में बात करेगा, नगरी के बारे में बात करेगा, शहरी के बारे में बात करेगा। अगर इसके बारे में अगर बात करता है तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपका टॉपिक होगा वह वो टॉपिक होगा प्रबुद्धो ग्रामीण। आप उसी तरीके से संदर्भ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से क्या किया गया, लिया गया। वाराणसी में का जो श्लोक मैं बोलूं, जैसे श्लोक है, मैं आपने श्लोक उसका पढ़ा होगा, मंगलम मरणम वापि जय वापि पराजय, नहीं, मंगलम मरणम करके विभूति च वाला है, एक वो पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद और उसके बाद आप ये वाला है, और प्रबुद्धो ग्रामीण में पढ़ के जाइएगा, अपदो दुर्गामी च साक्षरो पंडित, माने जिसका पर नहीं होता है, दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, और जो है कि इस तरीके से आपसे, और उसका मुख नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी स्पष्ट बोलता है, और जो इसे जानता है वही क्या है, पंडित है। अगर वो सवाल होगा, इसका श्लोक दोनों पढ़ के जाइएगा, उसके श्लोक में जो होगा उसका भी व्याख्या पढ़ के जाइएगा, वाराणसी में जो दो होंगे उनका भी श्लोक पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। तीसरा मैं बात करूं, तीसरा भारतीय संस्कृति, इंपॉर्टेंट, भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। ये संस्कृत में भारतीय संस्कृति, इसके बारे में बात करेगा, संदर्भ वैसे ही लिखेंगे, व्याख्या जो होगा लिख लेंगे। और इसी से संबंधित आपके जो 4 नंबर की, 2 नंबर के जो विकल्प आते हैं, जैसे पूछ देगा वाराणसी कस्य नदी स्थित है, मैंने पूछ देगा वाराणसी किस नदी के, तो वाराणसी अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आगे देखेंगे, ये तो कहानी आपका था, इसी में आपका श्लोक भी है। आगे बाबू, आगे की बात अगर करें, हम आगे की बात करें तो आप जानिएगा निबंध के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। निबंध के बारे में अगर आप जानेंगे, निबंध के बारे में, ठीक है, मैं बात बता दूं आपसे, जो काल है, आदि काल है, भक्ति काल है, इन कालों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो सन होंगे। बाकी तो मैं ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं पीछे जो वीडियो आप है हमारा देखिएगा, उस वीडियो को जो है कि आप देखेंगे जिसमें लेखकों का रचनाओं के बारे में ट्रिक पढ़ा है, उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आपके सीरीज में जो भी विकल्प वाले होंगे, वो जो रचनाएं होंगी, उनकी रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद का, तुलसीदास जी का, गोस्वामी सूरदास जी का, कबीरदास जी का, बिहारी लाल का, भूषण जी का, और केशवदास जी का, ठीक है, ये जितने भी हैं, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, और माखनलाल चतुर्वेदी का, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इन चीजों को आप देख लीजिएगा कि आपको किसी प्रकार का निबंध में देखिएगा। अगर आप पर्यावरण पे पढ़ के जाइए, पर्यावरण पे पढ़ करके जाएंगे, पर्यावरण पे पढ़ने के बाद आप ये पढ़ जाइएगा, जनसंख्या विस्फोट पढ़ कर जाइएगा, जनसंख्या विस्फोट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, पर्यावरण हो गया, जनसंख्या विस्फोट, और उसके अपने प्रिय लेखक या कवि पे आ जाता है कभी कभी, तो जो आप जीवन परिचय में लिखेंगे ना, तो उसी लेखक या कवि में से किसी एक का लिख देंगे, और जो लिख देंगे और याद है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए क्या है, बेस्ट है। तो इस तरीके से आपका, हाँ, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, ये हेडिंग लिखेंगे पहले प्रस्तावना, वो चाहे इंटर में हो चाहे किसी में है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में प्रस्ताव देंगे कि पर्यावरण क्या है, जिसमें लिखेंगे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधनावरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ, यानी कि हमारा संसार चारों ओर से क्या हुआ, घिरा हुआ, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण। उसके बाद आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण निम्न कारणों द्वारा होता है, जैसे पहला लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण से क्या होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें हैं सब में प्रस्तावना आप डालेंगे और ये लिखेंगे। ये निबंध की कहानी थी। एक नया टॉपिक आप में जुड़ा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप में टॉपिक जुड़ा है, उस टॉपिक का नाम है
उस टॉपिक का नाम है जो कि आपका पत्र आपका जुड़ा है, पत्र। तो पत्र में हो सकता है कि आपके पेपर में फीस से संबंधित दे दे। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय महोदय सविनय से निवेदन है कि मैं इस परिवार से हूँ, चाहे मेरे पास पैसा नहीं था, जिसके कारण फीस मैं चाहता हूँ कि गरीबी के कारण शुल्क में थोड़ा सा छूट मिले, जो भी है मैटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, उसमें लिखते समय अपना नाम नहीं लिखेंगे। अपना नाम लिखने की जगह XY क्या लिखेंगे, XYZ लिख देंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चलते हैं काल के पास। काल में अगर आपसे पूछे देगा, काल की अगर मैं बात करूं तो काल जो है हिंदी साहित्य के आधार पर काल 4 प्रकार के। आदिकाल, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, ए पुआ, याद था, ए पुआ। अरे बड़ा जबरदस्त ट्रिक है बाबू, ए पुआ। थोड़ा सा जो मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा उसको जाके देख लीजिएगा, बेहतर होगा। एक होगा आदिकाल। इस आदिकाल को ही ना वीरगाथा काल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी, वीर काल भी कहते हैं, ठीक है, चारण काल भी कहते हैं, जो भी है। यह जो है आपका 743 से 1343 ईस्वी तक चला। यह युग 1343 ईस्वी तक चला। आदिकाल में अगर आपसे पूछ देगा, सबसे पहले ये ट्रिक के आधार पर समझिए, पू से पूर्व मध्यकाल, ये पूर्व मध्यकाल, ये पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहते हैं, ठीक, भक्ति काल। ये जो चला था ना, यह 1343 से ना बाबू 1643 ईस्वी तक चला था। ऊ से उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को ना, उत्तर मध्यकाल को ना रीतिकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। यह चला था 1643 से 1843 ईस्वी तक। ये जो आधुनिक काल है ना, आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल यह चला है आधुनिक काल जो है, यह चला है आपका 1843 से अब तक, ठीक है, 1843 से अब तक। बाकी मैं लेखकों का जो रचना है वो पढ़ा है। इसका रीजन ये इस तरीके से इसलिए समझाया कि 743 में पहले 600 जोड़ लीजिए, फिर 1343 में फिर 300, इसका आधा जोड़िए 300, और फिर इसमें जोड़ लीजिए 200, और बाकी जो है 1843। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आदिकाल के लेखक। हाँ, आपके सीरीज में दिया होगा प्रगतिवादी का, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रयोगवाद का, ठीक। उसके बाद तीसरा जो होगा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उसके बाद रीतिकाल। इनकी जो है विशेषता पढ़ के जाइएगा, विशेषता और प्रवृत्ति है, दोनों का मतलब एक ही होता है, विशेषता या प्रवृत्ति। और इन लोगों के अंतर्गत आने वाले कवियों का नाम आप क्या पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। बस एक लास्ट टॉपिक है आज का, और बस केवल वो समझ लीजिएगा, जैसे मैं बोलूं वो चीजें पढ़कर आप जरूर जाइएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तत्सम का, तो तत्सम जो संस्कृत के समान होता है, तत्सम है, जो इसका बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है, तद्भव। आप देखिए जैसे पढ़कर जाइएगा, जैसे घी का चले जाइएगा, दही का चला जाइएगा, गधा का चला जाइएगा, ठीक है, रस्सी का चला जाइएगा, ठीक है, रस्सी का, कुआं का चले जाइएगा पढ़ करके, कुआं, ठीक है, कुआं का, आंख का पढ़ करके चले जाइएगा, आंख का, आंसू का पढ़ करके चला जाइएगा, गर्दन का पढ़कर चले जाइएगा, गर्दन का, ठीक है। उसके बाद खंभा का पढ़ करके चला जाइएगा, उसके बाद क्षेत्र का पढ़कर चले जाइएगा, उसके बाद अक्षर का पढ़ करके चले जाइए, आखर का पढ़कर चले जाइएगा। इस तरीके से जो भी है आप अपना भी है मेन चीजें आप देख लीजिएगा। घी का जैसे घृत होता है, दही का जो होता है दधी होता है, ठीक है, गधा का गर्दभ होता है, क्या होता है, गर्दभ। रस्सी का जो होता है रज्जु होता है, क्या होता है बाबू, रज्जु। कुआं का होता है कूप। आंख का होता है आपका अक्षी भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अक्षी कह सकते हैं। आंसू का अश्रु होता है, आंसू का क्या होता है, अश्रु। और गर्दन का ग्रीवा होता है, क्या होता है, ग्रीवा। और खंभा का स्तंभ होता है, खंभा का क्या होता है बाबू, स्तंभ। खेत का होता है क्षेत्र, खेत का क्या होता है, क्षेत्र। और आखिर का क्या होता है, अक्षर, क्या होता है, अक्षर। तो इस तरीके से आप बाकी और भी देख लीजिएगा। हाँ, और एक आप पर्यायवाची आप पढ़ करके जाइएगा। पर्यायवाची जो है बाबू, वो आप लक्ष्मी का देख लीजिएगा, कमल का देख लीजिएगा, ठीक है, पानी का देख लीजिएगा, कमल का, पानी का, सूर्य का देख लीजिएगा, तालाब का देख लीजिएगा,
तालाब का देख लीजिएगा, सांप का देख लीजिएगा, सांप का देख लीजिएगा, उसके बाद नदी का देख लेंगे, ठीक है, नदी का, कमल हो गया, पानी हो गया, सूर्य हो गया, बादल का भी देख लीजिएगा, किसका, बादल का देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप दिन का भी देख लीजिएगा, दिन का, ठीक। तो इस टाइप का जो भी आप अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। मेरे चैनल में मैं जो है कि अच्छा चीजें लिखा हूँ, जो है कि इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, बाकी जो है आगे भी पढ़ लीजिएगा। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। जितनी चीजें पढ़ाई गई है वो चीजें, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाइएगा। विश्वास करें, अंत तक देखिए और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाइए, और जो चीजें बोला गया पढ़ने के लिए एकदम रट्टा मार के जाइए। हाँ, और एक बात आप याद रखिएगा, आपका कर्ण खंड काव्य होगा, कर्ण खंड काव्य, या तो कर्ण खंड काव्य का देता है, न तो देता है कर्ण का चरित्र चित्रण। या तो ये पढ़कर चरित्र चित्रण इनका चले जाइएगा, और नहीं तो एकदम चतुर्थी सर्ग देता है, एक चतुर्थी सर्ग और एक देता है पंचमी सर्ग, ठीक है, चतुर्थी या पंचमी सर्ग, ये चीजें पढ़कर आप चले जाइएगा, ठीक है, ठीक। अब पढ़ाने का इतना समय नहीं है, और इसको अंत तक देखिए, अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और एक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके अनुसार, आपके थ्रू भी किसी दूसरे, किसी अन्य लड़कों का भी उद्धार हो। और यह वीडियो आपके लिए बनाया गया। और एक बार और मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के परीक्षार्थियों के जो परीक्षा देने वाले हैं, उनको मेरे तरफ से, हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर के चैनल के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक बात बता दूं, जो आए या ना आए, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चन को करना है, एकदम शुरू से लगाई अंत तक क्वेश्चन करिए। और जिनकी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा दूरी बना कर लिखे, जिससे एग्जामिनर उसको पढ़ सके। अगर राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो कम से कम साफ तो लिखना सीखिए भाई, और बेहतरीन तरीके से लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, और जबरदस्त तरीके से लिखिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे नहीं,